इस आदमी को गौर से देखिए। इंडिया के एक गांव में रहता है, धोती पहनता है, साइकिल चलाता है, लेकिन इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप रन कर रहा है। इनका फिस्कल ईयर 2025 का रेवेन्यू 12,313 करोड़ इंडियन रुपीस है और इसी साल का इनका प्रॉफिट है 3200 करोड़ रुपए। इस बंदे के बारे में एक चीज और बताता हूँ। ये बंदा 180 से ज्यादा कंट्रीज में कारोबार चला रहा है। 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। फॉर्चून 500 में से 300 बड़ी कंपनियों को ये अकेला बंदा कंसल्टिंग देता है। एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स इनके क्लाइंट्स हैं। रेवेन्यू है 12,000 करोड़, प्रॉफिट है 3200 करोड़ और कंपनी की वैल्यू है 1,03,760 करोड़ इंडियन रुपीस। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इस बंदे ने बनाया बिना किसी लोन, बिना किसी इन्वेस्टर के और हमेशा अपने पैसों से। आज के दौर में जब स्टार्टअप लोन ले लेकर, इन्वेस्टर्स का पैसा ले लेकर कई साल प्रॉफिट की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये बंदा नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुका है। इस बंदे का नाम है श्रीधर वेम्बो और जो कंपनी ये चला रहा है उसका नाम है ज़ोहो। इस बंदे को कामयाब बिजनेस मॉडल के लिए भारतीय सरकार ने सबसे बड़ा भारतीय सिविल अवार्ड पद्म श्री भी दे रखा है। लेकिन कौन है ये ज़ोहो? क्या करता है ज़ोहो? कैसे बन गया इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर और कैसे हुई शुरुआत? अगर ये सारी चीजें सीखनी है कि ये बंदा मार्केटिंग कैसे करता है, फाइनेंस कैसे संभालता है, एम्प्लॉइज कैसे रखता है, तो आइए आपको मुलाकात करवा देते हैं इस अनोखे शख्स के साथ। दोस्तों, श्रीधर वेम्बो रियासत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वेम्बो के खानदान का पेशा खेतीबाड़ी था और कुछ देर बाद वेम्बो के वालिद ने उस छोटे से गांव से निकलने का फैसला किया। खानदान समेत चेन्नई शहर में शिफ्ट हो गए और चेन्नई की हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम शुरू कर दिया। वहां वेम्बो ने JEE का एग्जाम दिया और इंडिया में इंजीनियरिंग में दाखिले के इस सबसे बड़े एग्जाम में ऑल इंडिया 27 रैंक हासिल किया। यानी बंदा शुरू से ही ब्राइट था। JEE पास करने के बाद वेम्बो पहुंच गए IIT मद्रास। तो यूं श्रीधर वेम्बो अपने खानदान के पहले इंसान थे जो कि ग्रेजुएट हुए। वेम्बो ने IIT मद्रास में चूज किया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा कि भाई काम कुछ बड़ा करना है, या तो साइंटिस्ट बनेंगे या फिर बनेंगे प्रोफेसर। लेकिन जब वेम्बो IIT मद्रास के सिलेबस से गुजरे तो उन्हें लगा कि यार ये तो झोल झाल ही है, मजा नहीं आ रहा। वो गहराई नहीं है जिसमें डूबकर वेम्बो रिसर्च के अनमोल मोती खोज निकालते। खैर, वेम्बो ने अपना ग्रेजुएशन एग्जाम पास किया और फिर उसके बाद पहुंच गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ा लेवल है इस फील्ड का। वहां जाकर वेम्बो ने डॉक्टरेट किया, यानी PhD की डिग्री हासिल की। प्रिंसटन से डॉक्टरेट करने के बाद वेम्बो ने प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज किया और एक बड़ी कंपनी में अच्छी बड़ी पोस्ट पर हैंडसम पैकेज के साथ काम करने लगे। अब इतना हाईली इंटेलिजेंट बंदा बन गया पटे के साथ, वो भी 9 to 5 की रूटीन और फिक्स्ड मंथली इनकम के साथ। यानी कुल मिलाकर कोहलू के बैल की सी जिंदगी होकर रह गई थी वेम्बो की। ये बंदा कितना बड़ा इंटेलिजेंट था ये समझने के लिए एक वाकया बताता हूँ आपको। तो वेम्बो जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए एक दफा C++ लैंग्वेज की जरूरत पड़ गई। वो लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, तो C++ की किताब उठाई और किताब पढ़कर पूरी लैंग्वेज खुद ही सीख ली और थोड़ी ही देर में ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना दिया जो हार्डवेयर के साथ फुली कंपैटिबल था। भाई, इसे कहते हैं बॉर्न जीनियस बंदा। अब यहां से फास्ट ट्रैक करके पहुंचते हैं 1996 में, जहां पर आता है वेम्बो की लाइफ का असल टर्निंग पॉइंट। तो हुआ कुछ यूं कि वेम्बो के भाई ने उन्हें प्रपोजल दिया कि यार अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं। वेम्बो को आइडिया पसंद आया, मगर उन्होंने कहा कि कंपनी बनाएंगे तो इंडिया में जाकर और अपने मुल्क में काम करेंगे अपने लोगों के साथ। तो फिर क्या था, दोनों भाई वहां से फ्लाइट लेकर सीधा इंडिया पहुंचे और चेन्नई के एक छोटे से कमरे में बैठकर अपनी जाती कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम था एडवेंट नेट। तो एडवेंट की जब शुरुआत हुई तो पहले प्लान था कि हार्डवेयर बनाएंगे, यानी कोई मशीन बनाएंगे और फिर इसको बेचकर पैसे बना लेंगे। लेकिन हुआ ये कि सारे पैसे मशीन बनाते बनाते खर्च हो गए, मगर मशीन फिर भी नहीं बनी। अब ये वो दौर था जब इंडिया जैसे मुल्क में स्टार्टअप वगैरह को कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिलती थी, यानी अपने ही पैसों से आपको खुद ही काम करना होता था। यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि यार ये हार्डवेयर वगैरह को मिस करवाओ, हम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और काम भी हो जाएगा, यानी कम खर्च बाला नशीन। तो दोनों भाई इस काम की तरफ आ गए।
अब आप जरा इमेजिन करें, एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 कंप्यूटर पड़े हैं और उन पर 2 भाइयों ने बैठकर कंपनी की शुरुआत की है। अब यहाँ पर एक और मसला दरपेश था कि दोनों भाई टेक्निकल के बंदे थे, यानी उन्हें टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का तो पता था, मगर बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे करते हैं, ये उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उनकी इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक वाकया बताता हूँ। एक दफा कुछ यूं हुआ कि उन्होंने एक क्लाइंट से कोई $30,000 का सौदा किया। जब क्लाइंट के साथ सौदा हो गया, यानी पूरी डील डन हो गई, तब क्लाइंट ने उनसे कहा कि भाई देखो, ये 30,000 का सौदा करने वाली तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो तुम्हारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि मैंने तुम्हारे साथ ये $30,000 की डील कर ली है। जिस तरह से तुम ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, मैं तो जिंदगी में तुमसे ये डील कभी भी ना करता। अब यहाँ पर जब उन्हें ये समझ आया कि बिजनेस स्किल्स मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी ने अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया। उन्होंने सेल्स का बंदा रखा और 2 साल तक उसके साथ साथ फिरते रहे और सेल्स की फनकारी खुद सीखते रहे। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैं तो यूं बाहर फिर रहा हूं, तो पीछे से टीम को कौन संभालेगा। और फिर उन्होंने मैनेजमेंट के लिए एक और बंदा हायर किया और ये बंदा फाइनेंस का था। जब हर इंपोर्टेड जगह पर बंदा लग गया, तो फिर मार्केट में उतरे और एक्सपेंशन करने का प्लान किया। अब यहाँ पर आता है बिजनेस का ये प्रिंसिपल कि बिजनेस स्किल्स आर एसेंशियल फॉर रनिंग अ बिजनेस। हो सकता है आप अपनी फील्ड के महागुरु हों, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हों, हर तरफ आपकी काबिलियत की धूम है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई अच्छा अस्पताल भी चला सकते हैं। आप मास्टर शेफ हो सकते हैं, आपसे अच्छी डिश कोई नहीं बनाता, मगर ये जरूरी नहीं कि आप होटल खड़ा कर लोगे, क्योंकि उनको चलाने के लिए बिजनेस स्किल की जरूरत होती है, जैसे कि फाइनेंस, हायरिंग, मार्केटिंग और सेल्स वगैरह। या तो आपको ये तमाम स्किल्स सीखना होगी या फिर ऐसे बंदे रखना पड़ेंगे जिनको ये सब कुछ आता हो। खैर, अब बात करते हैं वेम्बो की कंपनी के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की। तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने एक एग्जीबिशन में अपना एक सॉफ्टवेयर पेश किया और इस सॉफ्टवेयर के लिए जापानीज कस्टमर्स की लाइन लग गई। असल में ये जापानीज कस्टमर्स अमेरिकन कंपनी HP के कंपटीटर्स थे। HP एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा महंगा था और आम लोगों की पहुंच से बाहर था। अब जापानीज कस्टमर्स ने उनसे कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर HP प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप ये सॉफ्टवेयर हमें छोटे लेवल पर और कम कीमत में दे सकते हैं? तो श्रीधर वेम्बो ने कहा, डन, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, हम इसे तुम्हारे हिसाब से बना देंगे। तो यहाँ उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और यहीं श्रीधर को अपनी बिजनेस लाइन भी मिल गई कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज महंगे सॉफ्टवेयर बनाकर बड़े बड़े कस्टमर्स को दे रही हैं, बस वही चीज मुझे छोटे कस्टमर्स को बनाकर देनी है और इसी मॉडल पर अपना बिजनेस सेट करना है। तो इस तरह उन्हें 1998 में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन यानी आज के हिसाब से तकरीबन कोई 10 करोड़ इंडियन रुपीस पर पहुंच गया। इसी तरह एडवेंट नेट का बिजनेस बढ़ता रहा और जब कंपनी की वैल्यू $2 मिलियन पर पहुंची, तो उन्हें एक ऑफर आया कि भैया $25 मिलियन में क्या ये कंपनी बेचते हो? अब उस वक्त ये 5 लोगों की टीम थी। पांचों बैठे ये फैसला करने के लिए कि आखिर करना क्या चाहिए। पांचों ने फैसला किया कि आखिर बेचनी ही क्यों है भाई, और उन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। ये लोग अपना पैसा लगाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट लगाते थे और मजीद बड़ा बनाते थे, और ये स्ट्रेटजी आज तक इसी तरीके से फॉलो की जा रही है। सन 2000 तक इन लोगों के पास 115 लोगों की टीम बन चुकी थी और टर्नओवर $10 मिलियन तक पहुंच चुका था। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे यानी ज़ोहो की तरफ। ज़ोहो की बुनियाद बना सन 2000 में IT मार्केट में होने वाला एक .com का बस्ट, जिससे सेस्को, इंटेल और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स 80% तक गिर गए। इस सूरत-ए-हाल का असर एडवेंट नेट पर भी पड़ा और उनके भी 80% कस्टमर्स रातों रात दिवालिया हो गए। आप इमेजिन करो कि आप सुबह दुकान का शटर खोलते हैं और पता चलता है कि आपके जो 100 कस्टमर्स थे, उनमें से 80% अब हैं ही नहीं, खत्म। जो उधार था वो भी डूब गया, नया ऑर्डर मिलेगा नहीं, ऐसे में कंपनी चलानी है और एम्प्लॉइज की तनख्वाहें भी देनी है। तो अब यहाँ काम आई श्रीधर की समझदारी। असल में श्रीधर ने कैश बचा कर रखा था, कैश में डील करते थे, कैश आता था और इस कैश को इधर उधर फैलाने या फजूल जगह लगाने के बजाय श्रीधर इस कैश को संभाल कर रखते थे। ऐसे में श्रीधर ने कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती, हम कोई 10-12 महीने इसी कैश से निकाल सकते हैं। और 115 इंजीनियर्स की टीम में से किसी को भी उस वक्त ज़ोहो ने फारिग नहीं किया। श्रीधर ने सन 2000 को कंपनी के लिए R&D का साल करार दिया, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। श्रीधर ने 115 इंजीनियर्स की टीम से कहा कि अब तुम्हारे पास काम तो है नहीं, इसलिए बैठकर रिसर्च करो कि मार्केट में कौन से खला मौजूद हैं और कौन सा नया प्रोडक्ट ऐसा है जो निकाला जा सकता है, जिसकी मार्केट बने। फिर उन्होंने अपने एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते करते एक चीज बनाई
मैनेज इंजन, जो आज इनको सुपर डुपर रेवेन्यू देता है, और R&D के दरमियान ही ज़ोहो का जन्म भी हुआ। तो कंपनी ने सोचा कि एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर का नाम होगा ज़ोहो। ज़ोहो ये काम करेगा कि बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस या HR, इस सब से रिलेटेड ऐप्स मौजूद होंगे इसी एक इंजन में। सर्वर हमारे पास होगा और जो भी बंदा आएगा उसे डाउनलोड करके आराम से अपना काम कर सकता है, यानी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडिंग। यहां पर भी उन्होंने अपना पुराना फॉर्मूला लगाया। अगर कोई सर्विस 1 करोड़ की है तो उन्होंने कहा कि हमसे बिल्कुल सेम सर्विस आप 1 लाख में ले लो। इससे ये हुआ कि एकदम से ज़ोहो का नेटवर्क बहुत तेजी से फैल गया और ढेरों कस्टमर्स इनके पास आने लगे। अब यहाँ पर भी ये जान लीजिए कि कंपनी का नाम अभी भी एडवेंट नेट ही है, जबकि ज़ोहो इनके सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ एक और चीज आपको बता दें कि श्रीधर वेम्बो लो प्रोफाइल में रहता है, इसीलिए उसने कभी किसी दूसरे लोगों की तरह मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया। लो प्रोफाइल में रहने का एक और फायदा ये हुआ कि अगर श्रीधर ने ज़ोहो में कोई तजुर्बा किया और वो नाकाम हो गया तो उसका ज्यादा चर्चा नहीं होगा और ना ही इसका कंपनी पर कोई मनफी असर पड़ेगा। खैर, अब आते हैं ज़ोहो के बतौर कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ। असल में मामला ये था कि एडवेंट नेट कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी एक कंपनी होनी चाहिए, तो उन्होंने सन 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर करवाई जिसका नाम उन्होंने ज़ोहो रखा। अब आपको श्रीधर और ज़ोहो की इतनी बड़ी कामयाबी के कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यहां पर मैं बताता चलूं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये एक लो कॉस्ट कंपनी थी। उनका फॉर्मूला था कि जहां से सस्ता मिलता है वहां से ले लो और जहां महंगा मिलता है वहां पर बेच दो। इसीलिए तो एडवेंट नेट को अमेरिका में रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी चलाने के लिए ये लोग इंडिया में आ गए थे, क्योंकि इंडिया में अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका की निस्बत सस्ते मिल जाते थे, जबकि वो अपनी सस्ती प्रोडक्ट बेचने के लिए महंगी मार्केट का इंतखाब करते थे। ज़ोहो की कामयाबी का एक और राज यह है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। हर साल ये लोग कम से कम 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल, यानी ये लोग क्वांटिटी पर खेलते हैं। एक तो ये सस्ता देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तीसरा ये फ्री में मॉडल देते हैं, यानी आप मेरा सॉफ्टवेयर फ्री में लो, 1-2 महीने काम करो, अगर मजा आए तो पैसे दे देना वरना रहने देना। अब जिसने फ्री में काम लिया, बिजनेस उसका चल पड़ा, लोगों को समझ भी आ गया, तो फिर कौन चेंज करेगा प्रोडक्ट? डेफिनेटली वो पैसे देंगे और उसी पर काम करेंगे। वेल, चौथी चीज चैनल पार्टनर एंड रेफरल है। ज़ोहो मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि मेरा कस्टमर ही मेरी मार्केटिंग करेगा और उनका ज्यादातर बिजनेस या तो रेफरल पर चलता है या फिर कस्टमर पार्टनर पर। यानी उन्होंने अपने कस्टमर से कहा कि भाई तुम ही नए कस्टमर लेकर आओ और हमसे अपना कमीशन ले लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैप इन द मार्केट। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़ी बड़ी IT कंपनीज बड़े हैवी सॉफ्टवेयर बेच रही हैं और इनसे पैसे बना रही हैं, तो ऐसे में छोटे कस्टमर्स की सहूलत का बेड़ा ज़ोहो ने उठा लिया। उन्होंने मार्केट का ये गैप ढूंढा, उस पर खेले और छा गए। तो ये थे 5 फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसको बुनियाद बनाकर ज़ोहो मार्केट में आया और छा गया। ये तो थी ज़ोहो और श्रीधर वेम्बो की बिजनेस मॉडल केस स्टडी। मगर श्रीधर वेम्बो कैसे इंडियन माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, ये बंदा अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे हायर करता है, एम्प्लॉइज़ को कौन कौन सी सहूलियात देता है और इस बंदे के मुस्तकबिल के लिए क्या आइडियाज़ हैं, ये सब आपको इस ज़ोहो सीरीज़ की दूसरी और फाइनल वीडियो में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन।